हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी CRQ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ एडुटेरिया के 5000 प्लस का डिस्कशन कराते हैं। ठीक है, 5 सेट ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। आज तैयारी शुरू करते हैं छठवां सेट का डिस्कशन डालने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइए लोग, पहला क्वेश्चन, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? एक डिफेंस सिस्टम है, एक रक्षा उपकरण है, उसका नाम है हेलिना। तो ये हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो ये किया है इंडिया ने। किसने किया है? इंडिया, भारत ने हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित किया है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सुमेलित करना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब कि नेशनल पार्क के बारे में दिया गया है। ठीक है, और आपको सुमेलित करना है कि कौन कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। बताइए, सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये सही है? सही। तो सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताइए लोग। उड़ीसा में है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क तो उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, पीताम्बरम कहाँ पर है? पीताम्बरम, तो पीताम्बरम तमिलनाडु में ही है। ठीक है, चलिए अगला है वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड कहाँ पर है? तो वेम्बनाड है केरल में। ठीक है, वेम्बनाड एक लेक है, वो केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कौन सा सुमेलित नहीं हुआ इसका? ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड जो है कर्नाटक में नहीं है। बाकी सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, और पीताम्बरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो वो है सेंटोस। क्या नाम है उस बंदरगाह का? सेंटोस बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो सेंटोस बंदरगाह जो है, इसको किस बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह। ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उसको फेजेंडा बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उसको क्या बोला जाता है? फेजेंडा। और कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर। कोई दिक्कत? चलिए, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हो गया हैदराबाद में। वन अनुसंधान, हाँ, वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो देहरादून में ना। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी देहरादून के अंदर है। ठीक है, मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक है रेनेटिंग। ठीक है, तो रेनेटिंग किससे संबंधित है? तो रेनेटिंग संबंधित है पनीर से, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, हाँ पनीर से। क्या है रेनेटिंग? पनीर, रेनेटिंग संबंधित है पनीर से, होगा कुछ ना कुछ। अगला है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, ये प्लास्मिड्स से संबंधित है। किससे? प्लास्मिड्स से संबंधित है जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है ज्यादा? अच्छा, तो विटामिन ए पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, अगला है ओजोन परत को ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। सही है, ये गलत है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। कहाँ कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र की जितनी पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां पर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कोई दिक्कत?
चलिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ये पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये किस श्रृंखला का उदाहरण है? तो वो है वलित पर्वत। कौन सा पर्वत? वलित। एक वलित पर्वत जिसे फोल्डेड माउंटेन भी बोला जाता है, इसको नवीन वलित पर्वत भी बोला जाता है। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हम लोग के देश में कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। वो जो है अवशिष्ट पर्वतमाला है, इसको सबसे पुराना पर्वतमाला भी बोला जाता है। ठीक है, और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण अगर देखिएगा तो पीछे जाइएगा नीचे की तरफ, दक्षिण में भारत के, जिसे अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी है सब, ये सबको ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करेवा वैली कहाँ स्थित है? करेवा वैली। ठीक है, वैली माने घाटी। हाँ, करेवा घाटी। करेवा वैली कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करें करेवा वैली का तो ये है कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर है करेवा वैली। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो करेवा वैली कहाँ स्थित है भाई? कश्मीर के अंदर है करेवा वैली। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? बताइए, कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसके अंतर्गत ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो वो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 से यह स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसी में पहली बार मतलब हिंसात्मक रूप से संबंधित एक जैसे भाषण, हाँ मतलब बोले थे, एक डायलॉग बोले थे, नारा दिए थे, उसका नाम था करो या मरो, यानी कि मरो शब्द इसमें आता है। ठीक है, तो गांधी जी का स्वभाव यानी कि नेचर ऐसा नहीं था, करो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? रॉलेट एक्ट जो हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट में था कि ना वकील ना दलील, सीधा जेल के अंदर डाल देता था सब। ठीक है, तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो वो था C.F. एंड्रूज। कौन था? C.F. एंड्रूज। हाँ, जो C.F. एंड्रूज थे, उन्होंने रॉलेट एक्ट को एक जानबूझकर की गई हत्या मतलब कह के उसको संबोधित किया था। ठीक है, C.F. एंड्रूज ने। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं C.F. एंड्रूज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो हुआ था 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अलग अलग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करती है? तो वो है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल वाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है, मीथेन भी करता है और ओजोन भी करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाला गैस कौन कौन सा है? जल वाष्प है, मीथेन है, ओजोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य रूप से प्रदूषक कौन सा होता है? तो वो है बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। हाँ, मुख्य प्रदूषक के रूप में सिगरेट में दो चीज रहता है। कौन कौन? एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन का होता है आपको शायद C6, हाँ C6H6 होता है बेंजीन। C6H6। हाँ ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ये दोनों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गैसोहोल किसका मिश्रण है?
गैसोहॉल। तो गैसोहॉल जो है वो मिश्रण है, इसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ठीक है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल में 90% पेट्रोलियम होता है और 10% अल्कोहल होता है। कोई दिक्कत? ऐसे गैसोहॉल आपका पेट्रोलियम से संबंधित। हाँ, तो गैसोहॉल पेट्रोलियम से संबंधित है, बिल्कुल सही। जिसमें 90% 90% पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। 10% अल्कोहल। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? एक वस्तु है जो एक समान गति से, यानी कि कांस्टेंट मोशन है उसका, एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। क्या होगा भाई? वेग परिवर्तित होता है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होता है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है कि मतलब कौन कौन सा इकाई है और दूसरा में दिया हुआ है कि किसका इकाई है। ठीक है, मतलब मात्रक के बारे में दिया गया है, कौन किस चीज से मापा जाता है। ठीक है, तो बताइए, एमीटर है, एमीटर मतलब किस चीज को मापता है? विद्युत को। ठीक है, एमीटर विद्युत को मापता है। अब आइए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वॉट, वॉट से क्या मापा जाता है? तो वॉट से शक्ति मापा जाता है, यानी कि पावर मापा जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एमीटर से विद्युत, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और वॉट से शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत नाम के जो पुस्तक का प्रकाशन है वो किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। कोई दिक्कत? ठीक है, भीमराव अंबेडकर को हम लोग के संविधान का मतलब पिता भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इनको। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उसमें टोटल 7 लोग थे प्रारूप समिति में, और उसमें ये एक अध्यक्ष के रूप में थे। तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। चलिए तो मुख्य नायक आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इनको आधुनिक भारत का निर्माता? क्योंकि उस समय जितनी भी रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनको खत्म करने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जैसे कि सती प्रथा को ये खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर और सती प्रथा को खत्म किए थे राजा राम मोहन राय। शिक्षा में भी सुधार, और शिक्षा में भी ये सुधार किए थे, यानी कि ये बहुत सारा काम करके गए थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस या डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वो है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस में होता है। जब टेनिस देखिएगा तो उसमें ड्यूस, ठीक है, और डबल फॉल्ट जैसे शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, किसमें होता है? लॉन टेनिस में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्राक्कलन समिति था उसमें क्या क्या मतलब इस कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सही है। ठीक है, पहला है कि इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, तो बिल्कुल गलत है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, ना कि 25 होती है। और प्राक्कलन समिति में जो 300 सदस्य होते हैं वो 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। ठीक है,
इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अभी बताया कि 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है। अगला है इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये प्रत्येक वर्ष बनता है, यानी कि प्रत्येक 1 साल में बनता है प्राक्कलन समिति का। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। चलिए अगला है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। यानी कि केवल इसका ऑप्शन नंबर डी केवल 4 सही है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है इसका? तो केवल 4 सही है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। अगला है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यपालों का सम्मेलन होता है, ठीक है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो चूंकि आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति ही राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल हम लोग के आर्टिकल में, मतलब किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के 153 में। हाँ, 153 में है शायद राज्यपाल का पद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। ठीक है। इसमें हम लोग के संविधान के भाग दिए गए हैं और किस भाग से क्या संबंधित है ये आपको मिलाना है। तो बताइए लोग कि भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 जो है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक होता है और भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा की गई है। संघ सरकार, इस संघ सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। और इसके अलावा और एक है जो आर्टिकल 148 में है। क्या है बताइए लोग? 148। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है इसमें? कैग। हाँ, तो कैग की चर्चा भी किया गया है, मतलब भाग 5 में ही। ठीक है। तो भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा है। अब आइए भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है। अगला भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से। ठीक है। अगला है भाग 20। तो भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है। आर्टिकल 368। ठीक है, 368 है ना? यस। भाग 20, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। भाग 5 में क्या है बताइए लोग? भाग 5 में है संघ सरकार। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है भाग 10 में। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन। और भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। अब आइए अगला है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो पहला है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आयरलैंड के संविधान से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अगला है मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के साथ। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी लिया गया है आयरलैंड के ही संविधान से। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। कोई दिक्कत? तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो वो है आर्टिकल 215। कौन सा? आर्टिकल 215। आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 जो है ये हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो ये शायद आर्टिकल 129 है। कौन सा?
ठीक है। आर्टिकल 129 ही होना चाहिए, 128 या 129, मतलब अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा उम्मीद है कि 129 ही होगा, ठीक है। तो ये आखिर अभिलेख न्यायालय होता क्या है? तो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज कोई केस हुआ, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा और उस पर कोई दिया गया वर्डिक्ट दे दिया गया, तो उस चीज को लिख के रखा गया होगा। अब मान लीजिए कि 20 साल बाद सेम टू सेम वैसा ही एक केस फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट में आया, ठीक है, तो जितने वकील होते हैं, ठीक है, वो वकील इस सब चीज को रख ले रहते हैं, तो वो ये डिनोट करेंगे कि देखिए जब मान लीजिए 20 साल पहले ये केस आया था तो आप यही जजमेंट दिए थे, तो आप फिर से वही जजमेंट दीजिए। तो इस चीज को मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है उसको रख लिया जाता है, उसी को मतलब कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 215 है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो आर्टिकल 129 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान, जो हम लोग का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो हम लोग का जो भारत का संविधान है वो मतलब उसमें दो तरह का मतलब पाया जाता है क्वालिटी। वो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यानी कहने का मतलब है कि साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक होता है, ठीक है। साधारणतः कैसा होता है? एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, ठीक है। यानी कि ये हम लोग का संविधान दृढ़ भी होता है, कठोर भी होता है और लोचदार भी होता है। यानी अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 का। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार जो होते हैं भारत के संविधान के अनुसार वह संघ की संसद के पास रहते हैं। किसके पास? संघ की संसद के पास। तो ये मतलब संबंधित है 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके तहत सूचियों में मतलब राज्यों और केंद्र को अलग अलग सूची प्रदान किया गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट केस में आप कानून बनाएंगे और कुछ केस में राज्य बनाएगा, ठीक है। तो उसमें था संघ सूची, उसमें था राज्य सूची, उसमें था समवर्ती सूची और एक था ये अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची पर अधिकार किसका है बनाने का? तो वो है संघ सरकार का। बाकी संघ सूची पर संघ बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए तो संघ सूची का संघ का बनाया हुआ ही कानून मान्य रहेगा, ठीक है। तो संघ की संसद के पास अवशिष्ट अधिकार रहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? कौन ऐसा प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो है अविश्वास प्रस्ताव। कैसा? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नो वोटिंग मोशन जो होता है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? जब विपक्षी दल की पार्टी को ऐसा संदेह होने लगता है कि जो पक्ष का पार्टी है, सत्ता पक्षी पार्टी है, उसके कुछ सांसद वहां से अब संतुष्ट नहीं है और छोड़ के हटना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको इस बात का भनक हो जाता है कि जो मेजोरिटी है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब मेजोरिटी पूरा नहीं हो जाता है तो उस स्थिति में जो विपक्षी पार्टी होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाता है। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव मतलब पारित हो जाता है तो जो संघ सरकार उस समय होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? जो लोक लेखा समिति होता है उसके संबंधित में मतलब कौन सा तथ्य इसमें से सही है, ठीक है। आइए, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, तो ये तो भाई सही लग रहा है कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो हेड होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, विपक्ष का नेता, ठीक है। जैसे इस समय हम लोग के विपक्षी दल के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। इसमें है अगला है कि इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत? अगला है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष
अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है। इनको प्रतिवर्ष यानी कि 1 साल का मतलब होता है इन लोग का कार्यकाल, और इस समिति को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? कौन सा मार्केट? गिल्ट एज्ड मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार। सरकारी प्रतिभूति के जो व्यापार होते हैं उससे संबंधित है गिल्ट एज्ड मार्केट। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? चालू खाता जो होता है हम लोग का चालू खाता, तो चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1994 में। कब किया गया था? 1994 में चालू खाते के संदर्भ में, ठीक है, मतलब कि रुपया को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि डायामेंटेना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेंटीना, क्या नाम है? जो डायामेंटीना खाई है वो किस महासागर में स्थित है? जैसे मेरियाना ट्रेंच आप सुनते हैं, ठीक है, इसी तरह डायामेंटीना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। डायामेंटीना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है भाई? अटलांटिक महासागर में है डायामेंटीना ट्रेंच। ठीक है। और मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? मेरियाना ट्रेंच तो वो है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए लोग कि बरमूडा ट्रायंगल का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? जो बरमूडा त्रिकोण है, बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, वहां पर पता है कि वहां पर जो मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत तगड़ा होता है, तो वहां से जो भी जहाज पास करता है वो डूब जाता है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो वो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, यानी कि जो क्या बोला जाता है, जो लैटिन अमेरिका का जो हिस्सा है ना, वहां पर पाया जाता है, उसके बगल में, ठीक है, लैटिन अमेरिका के पूरब साइड में, ठीक है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल का त्रिकोण है। कोई दिक्कत? चलिए, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, मतलब किसका? आग्नेय चट्टान जो होता है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप कौन सा है? ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का रूप है, ठीक है। इसका रूपांतरित रूप कौन सा है? तो वो है नीस। कौन सा है? नीस। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो होता है उसका रूपांतरित रूप कौन सा है भाई? तो नीस है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंतरिम सरकार में, जो हम लोग का अंतरिम सरकार बना था, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ठीक है, तो हम लोग के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के टोटल 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने हुए थे? 5 प्रतिनिधि। और उस समय जो वित्त मंत्री शायद बनाया गया था ना, वो मतलब इससे मुस्लिम लीग से था, ठीक है। वित्त मंत्री जो बनाया गया था, ठीक है, उनका नाम थोड़ा हम भूल गए हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे भाई? 5 प्रतिनिधि, ठीक है, मुस्लिम लीग। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली, क्या नाम है इसका? अनवार ए सुहाइली। सुहाइली, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था, और उस फारसी अनुवाद की किताब का नाम है अनवार ए सुहाइली, ठीक है। तो अनवार ए सुहाइली पंचतंत्र का नाम है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, एक बहुत ही फेमस किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में
प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो हुआ था वो किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का मतलब स्थापना किया था सब और विकास किया था सब, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो भाई थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, कोई दिक्कत नहीं है। सरोजनी नायडू भी थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय भी थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन मौलाना आजाद नहीं थे। कोई दिक्कत? मौलाना आजाद नहीं थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन थे भाई? महात्मा गांधी थे, सरोजनी नायडू थी और मदन मोहन मालवीय थे। कोई दिक्कत? चलिए मौलाना आजाद नहीं थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था वो दक्षिण में शुरू हुआ था, साउथ में हम लोगों के, उसको उत्तर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर में, दक्षिण से उत्तर। हाँ, तो वो लाए थे रामानंद। कौन लाए थे? रामानंद। रामानंद जो थे वो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है? रामानंद। रामानंद को ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूची को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। बताइए लोग कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आपका तो ये हुआ था राजगृह में। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजात शत्रु के काल में हुआ था। कोई दिक्कत? बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ था। अगला बताइए लोग द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कालाशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। कालाशोक के शासन काल में, हर्यक वंश के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। और शिशुनाग वंश के शासन काल में, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। उसका कालाशोक एक था, मतलब राजा। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था, ठीक है। ये मौर्य वंश से रिलेटेड थे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। कोई दिक्कत? कनिष्क कुषाण वंश, ये कुषाण वंश से रिलेटेड थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था उसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताइए लोग कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-22 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था 1919 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में ही हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2 और 1। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। यानी कि इसमें आप फंसिएगा खेड़ा आंदोलन में और अहमदाबाद मिल हड़ताल में, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए और आरएनए वो नाभिक में पाया जाता है कोशिका के, ठीक है। इसके अलावा कौन से कोशिका के अंग में डीएनए पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोला जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है।
राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 42 का, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो एंजाइम से क्यों भिन्न होते हैं, किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो वो होते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये जो सभी हैं वो प्रोटीन नहीं है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग, ए की कमी, हाँ, कौन सा रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो वो होता है जीरोप्थैल्मिया। कौन सा होता है? जीरोप्थैल्मिया। मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है कि जीरोप्थैल्मिया रोग किस अंग से संबंधित है, तो वो आंख से संबंधित है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है। एक ऐसा बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड का उपयोग किया जाता है, तो वो है सोनोग्राफी। कौन सा है? सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कि 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो 2 गुनी हो जाती है। कितना? 2 गुनी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसके झूलने की अवधि क्या होती है? 2 गुनी हो जाती है। इसको आप निकाल सकते हैं। टी जो होता है टी यानी कि टाइम पीरियड, टी बराबर होता है टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। तो इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं इसको। टी बराबर होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुनी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है। जो वायु अंगार गैस होता है उसमें मुख्य घटक क्या होता है। तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है, सबसे छोटा ग्रंथि हम लोगों के मस्तिष्क में पाया जाता है, ये पीयूष ग्रंथि। तो कौन सा हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो वो है कैल्सिटोनिन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाकी कौन कौन सा होता है? तो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, ठीक है। थायराइड जो स्टिमुलेशन हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से। मानव वृद्धि हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें मुख्य जनन तंत्र जो होता है वो होता है डिंब वाहिनी नालिका। कौन सा होता है? डिंब वाहिनी नालिका, ठीक है। डिंब वाहिनी नालिका जो होता है ये मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद उसका अंतिम उत्पाद क्या बचता है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज को C6H12O6 भी बोला जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। सेट नंबर 6 भी मतलब समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।